स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की इलेक्शन स्पेशल। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, राजकुमार सिंह जी और समीर चौकांकर जी हमारे साथ हैं। बंगाल में हमने पिछले हिस्से में काफ़ी लंबी बात की बंगाल में कैसे मुस्लिम पॉलिटिक्स हो रही है और उसके अंदर अब कैसे 3-4 उम्मीदवार मुसलमान वोट के बन गए और मालदा में जुडिशियल अफसरों को 9 घंटे बंधक बनाए रखना, ये एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट इस चुनाव का बन सकता है। असम में क्या हो रहा है, हमने कल भी आपको दिखाया था। राहुल गांधी हों चाहे प्रियंका गांधी, असम के और केरल के चुनाव में खास तौर पर जाकर के वो बात कर रहे हैं मोदी और ट्रंप की। प्रियंका जी बात कर रही हैं मोदी और नेतन्याहू की, कि ये नेतन्याहू के कहने पर चलते हैं। अब राहुल गांधी का एक बयान छूट गया था आपको दिखाना, ये आप जरा लेकिन देखिए और फिर हम लोग ये बात कर लेंगे कि राहुल जी क्या डिविडेंड सोचते हैं कि ऐसे बयान से उनको मिलेगा, ऐसे क्या इस बयान से उनको क्या फायदा हो सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप कंट्रोल करते हैं मोदी को, कोई नई बात नहीं, बार बार कह चुके हैं। आज इसमें एक नया डायलॉग बोला उन्होंने, कहा अगर ट्रंप कहेगा मोदी जंप, तो मोदी जी पूछेंगे सर कितना ऊंचा जंप करना है, वो कहेंगे मोदी वहां चले जाओ, तो मोदी वहां चला जाएगा, क्योंकि वो ट्रंप जानते हैं कि मोदी ने क्या क्या काम किए हुए हैं और इसीलिए वो जो ट्रंप कहता है वो करते हैं। लेकिन अंदाज बदला था राहुल गांधी का बताने का, यही बात कहने का। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहा कि जंप मारो, नरेंद्र मोदी पूछेगा कितना ऊंचा और फिर जंप मारेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया उधर जाओ, नरेंद्र मोदी उधर जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहेगा घुटने टेको, नरेंद्र मोदी घुटने टेकेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नरेंद्र मोदी का भविष्य है। मेरे मन में केवल एक सवाल है त्रिपाठी जी इसके बाद पूछने का। ये बयान जो लोग वोट डालने जिस दिन पोलिंग बूथ पे जाएंगे और वो बक्से के सामने खड़े होंगे, कितने लोग इस बयान की वजह से वोट देंगे कांग्रेस पार्टी को? यार राहुल जी ने कहा था कि मोदी और ट्रंप के कहने पे जंप मारते हैं, 2 कांग्रेस को वोट। नहीं, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा सवाल को उलट देते हैं। ये सवाल ये है कि अब इसके बाद कितने लोग जिनको लगे कि अच्छा ठीक है, क्या कांग्रेस को वोट दिया जा सकता है, क्या हेमंत शर्मा को, तो क्या वो सारे लोग अब मोदी को ही वोट करेंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी को पिछले, जो आपने गुजरात नहीं देखा हो तो गुजरात मॉडल ध्यान में रहा होगा, और पिछले 11 वर्षों से तो वो सीधे 11 वर्षों से अधिक समय से देश की राजनीति में है, प्रधानमंत्री हैं, तो उनके हर काम को लोगों ने देख लिया। अब सबको याद है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, आप उसके प्लस माइनस की बात कीजिए, लेकिन सब कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम कर नहीं पाया और जिसने किया वो पलट के नहीं आया। ये पहला इतिहास में है कि जिसने नोटबंदी जिस सरकार ने लागू की हो लौट के आ गई हो। जीएसटी जिसने लागू कर दिया वो दुनिया में लौट के नहीं आ पाया। दुनिया की सरकारें निपट गई इस तरह का इनकम टैक्स या इस तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्सेज का कोई भी काम किया हो। चलो वहां तक ठीक है। जो 370 जैसी चीज थी जिसपे तो दुनिया भर का दबाव था, सबके लिए वो बढ़िया एक पंचिंग बैग होता था कश्मीर, वो खत्म कर दिया। वहां से आगे नहीं समझ में आ रहा है। नक्सली दुनिया भर के लिए दबाव का पॉइंट था, खत्म कर दिया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो फिर अभी तुरंत का ताजा याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद भी अगर कोई कहे कि नरेंद्र मोदी को कोई अपने इशारे पर चला सकता है, दबा सकता है, तो सामने वाला सिर्फ 2 ही बात कहेगा थोड़ा आनंद का समय, हंस लो भाई, थोड़ा मजाक है। दूसरा कहेगा बहुत सीरियस है, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पर नेता प्रतिपक्ष स्तरहीन घटिया टिप्पणी कर रहे हैं, इनको तो दोबारा गलती से भी आना नहीं चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कुछ लोग जो मन बनाए भी होंगे वो भी पलट के मोदी को दे आएंगे। सर क्या कहेंगे राहुल जी की इस बात पर? नहीं, मैं मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये इसमें इस बयान पर कोई इशू नहीं है। इशू है कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, उसका क्या मायने हैं। और मैं नहीं समझता कि इस बात का जो आपने सवाल किया तो वाजिब सवाल है कि क्या इस पर एक भी कोई आदमी वोट देगा कि नहीं। अब राहुल जी ने ये बात सही कही है, इसके बाद वोट देना चाहिए। लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा हर्ष जी की बात से इसलिए सहमत हूँ कि जो लोग दे रहे थे कांग्रेस को वोट वो भी सोचेंगे कि क्या सही कर रहे हैं हम। मुझे नहीं लगता ऐसी बात। हालांकि ये अभी बहुत नीचे है, क्योंकि जब उन्होंने पहले नरेंद्र सरेंडर कर दिया तब उसके बाद तो कुछ तू तड़ाक शुरू हो गया। कोई इस बात का, और हिंदुस्तान में मैंने देखा कि इस तरह की राजनीति या इस तरह की भाषा कोई भी बर्दाश्त नहीं करती, जनता स्वीकार नहीं करती है। जो असल लड़ाई बंगाल को ध्यान रखिए, पिछले चुनाव को भी एक शब्द ने पूरा चुनाव बदल दिया था। जो असल मुद्दे हैं वहां के, असम का तो सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। उस मुद्दे पर जो लोग लड़ रहे हैं
वो फिलहाल बीजेपी और अब असदुद्दीन ओवैसी चूंकि वहां पर आ गए, वो हमने आपको बताया था एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल को वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट नहीं देंगे लेकिन उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक कल इन्होंने मोरीगांव इलाके में एक चुनावी रैली की और ओवैसी ने वहां पर हेमंता के कमर तोड़ने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमें खत्म करने वाले सुन लें, जब तक दुनिया है तब तक मियां जिंदा रहेगा। ओवैसी ने मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया और पूछा कि बताएं हेमंता कहां गोली मारेंगे। उनका वीडियो आया था ना हेमंता बिश्वा शर्मा का, वो एआई वाला वीडियो के सामने दिख रहा है, गोली मार रहे हैं। तो उस पर भी उन्होंने कहा हम यहाँ खड़े हैं, जहां गोली मारने के लिए उनको फुर्सत मिले आ जाएं और गोली मार करके दिखा दें। लेकिन मियां शब्द, इस मियां शब्द से ये अजमल और ओवैसी ये लोग नहीं दूर जा रहे, ये तो ओन कर रहे हैं। हाँ हम मियां हैं, बताओ क्या करना है। इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख के दिन तुम्हारे सियासी ख्वाब को मियां बर्बाद कर देगा, अपने वोट के जरिए बता देगा कि जो हमको धोखा देते हैं हम उनका साथ नहीं दे सकते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अमीनुल इस्लाम को जेल में क्यों डाला गया? कोई कांग्रेस का नेता जेल गया? कोई गया जेल में? गया तो नाम बताओ। जेल में उसको डालते हैं जिससे डरते हैं। जेल में डाल दिया अमीनुल इस्लाम को, मगर अमीनुल इस्लाम 8 महीने जेल से निकल कर आया तो और ज्यादा बोल रहे थे। आज हेमंत को तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी जेल हमारे हौसलों को कमजोर नहीं कर सकेगी, तुम्हारी जेल हमारे दिलों में खौफ नहीं पैदा कर सकेगी, इसलिए कि मियां डरता तो अल्लाह से, किसी और से नहीं डरता। हम हेमंत बिस्वा शर्मा से कह रहे हैं कि तुम मियां को डरा सकते, तुम मियां को डरा सकते, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। तुम हमारी कमर तोड़ना चाहते हेमंत साहब, आप हमारी जान ले लो, बोलो कहां पर आओ, गोली कहां मारते बताओ, मैं मारने तैयार हूं। मगर याद रखो, दुनिया जब तक, मियां जब तक जिंदा रहेगा दुनिया उस वक्त तक रहेगी। अभी कल हम लोग बात कर रहे थे कि रीजनल पार्टियों से क्यों जो है कुछ मुसलमान टूटकर ओवैसी जैसी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। इस ऐसी तकरीर का मुकाबला कर सकता है कोई कि जब तक दुनिया है तब तक मियां है, कयामत तक मियां तो इस दुनिया में रहेगा। तो क्यों कोई व्यक्ति जो है नहीं जुड़ेगा भावनात्मक तौर पर असदुद्दीन ओवैसी से? ये उनकी ताकत है। अच्छा, उन्होंने बार बार कहा मियां, मियां शब्द उन्होंने कहा, खुद को कहा हम सब मियां हैं, मुसलमान मतलब सब मियां। गृह मंत्री ने इसमें अंतर किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ हम हैं और रहेंगे, लेकिन भारत के नागरिक मुसलमान से हमारा कोई बैर नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने यही किया कि घुसपैठिए घुसाए, और कांग्रेस इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रही। आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए के तो खिलाफ है, मगर हमारे आसाम के मूल मुसलमानों का किसी को विरोध नहीं है, किसी को विरोध नहीं है। तो सर, असम की लड़ाई अब मियां पर आई, सिंपल। बिल्कुल निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया कि असमिया मुसलमान और मियां घुसपैठियों का फर्क है। जो बांग्लादेश से घुसपैठ कर कर आए, जिन्हें बाहर निकाला, उनके लिए मैं मियां शब्द का इस्तेमाल करता हूं, आसाम के मूल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और उनका जो बेसिकली आरोप है वो जो 165 किलोमीटर की जो बांग्लादेश के बॉर्डर धुबरी से जुड़ती है और जहाँ से बदरुद्दीन अजमल आते हैं, उनकी जो पार्टी वहाँ पर है, और वहाँ की जो 8-10 सीटें, हालांकि 2023 में जब परिसमन हुआ तो 35 मुस्लिम बहुल सीटों में से वो 22 सीटें हो गई है, वहाँ पर मुस्लिम बहुल सीटें कम हो गई है। तो उनका वो बेसिकली अजमल बदरुद्दीन जिस मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, घुसपैठियों को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस वहाँ जिस तरीके से सपोर्ट करती है, गोगोई साहब जिस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं, उसके तरफ अमित शाह जी का इशारा था। और उसी की तरफ हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा था, भारतीय मुसलमानों के साथ या असमिया मुसलमानों के खिलाफ ना भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कहा, ना हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा, ना अमित शाह जी ने इसके बारे में जिक्र किया। और मुझे लगता है अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि असमिया मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। और एक बड़ा वर्ग है असम से मुसलमानों का जो
हेमंत विश्व शर्मा की लागू की हुई योजनाओं का लाभ उठा रहा है, केंद्र की योजनाओं का लाभ उठा रहा है, और वो कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार ने जो हमें सुविधाएं दी है उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन आप ये गौर करिए कि वो यहां पर बीजेपी पर बोलने से पहले कांग्रेस पर बोले, और जब बंगाल में बोलते हैं तो ममता पर बोलने कांग्रेस और ममता पर पहले बोलते हैं, बीजेपी पर बाद में बोलते हैं। देखिए, असम में तो बीजेपी के सामने कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां कोई दूसरी रीजनल पार्टी का इतना नहीं। जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव में अजमल को 10 लाख वोट से कांग्रेस ने धुबरी लोकसभा सीट से हरा दिया था, तो वहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। तो अमित शाह जी वहां पर कांग्रेस पर हमला करेंगे। बंगाल में अमित शाह जानते हैं, मैं ओवैसी का कह रहा हूं कि ये बीजेपी से ज्यादा जिनको मुसलमान वोट करता है उन पार्टियों पर बोलते हैं। नहीं, निश्चित वो भविष्य तो उसी में देखेंगे ना। वो तो चाहेंगे इनका वोट टूटे और हमारे पास आए। कांग्रेस के पास मुसलमान देख रहा है, और कांग्रेस को जिस तरीके से 99 सीटें मिले, तो ओवैसी का पहला टारगेट तो कांग्रेस रहेगा। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव रहेगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव रहेगा, बंगाल में ममता बनर्जी रहेगी, और बाकी जगह कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस के लिए कुछ और परेशानियां भी हैं राजकुमार जी, वो मैं बताता हूं। इससे अलग खबर है बिल्कुल वो, कि कांग्रेस पार्टी अपने राहुल गांधी जो पार्टी को लाइन दे रहे हैं, उसको उसी से अलग खुलकर लोग आने लग जाएं, सीनियर लोग आने लग जाएं, मुख्यमंत्री रह चुके लोग आने लग जाएं, तो लोग तो सवाल पूछेंगे कि फिर ये तो राहुल गांधी की लीडरशिप पर क्वेश्चन मार्क है। अब आप देखिए, देश में तेल गैस को लेकर के जो भी माहौल है, कांग्रेस पार्टी तो बार बार कह रही है ये जो ट्रंप करते हैं राहुल गांधी, क्यों भाई? ट्रंप की वजह से हमारे यहाँ सब परेशानी है, ट्रंप की वजह से आपने अमेरिका और इजराइल का साइड लिया और हमारे यहाँ ये किल्लत शुरू हो गई। यही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कहते हैं। अब आप देखिए कि उनके सीनियर लीडर्स क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, उन्होंने बड़ा साफ साफ कह दिया ये सिलेंडरों को लेकर के। उन्होंने कहा कोई कमी नहीं है सिलेंडर की, सब अफवाहों का नतीजा। एक माहौल बना दिया है कि देश के अंदर तेल नहीं है, देश के अंदर गैस नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है, पर ये माहौल बना लिया कि कमी है। मैं तो शोक यात्रा में आया हूँ। बहुत ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है, पर ये माहौल बना लिया कि कमी है। इन्होंने तो सिलेंडर वाली बात परवाह निकाल दी। अब राहुल गांधी जो भारत की विदेश नीति के बारे में बताते हैं कि ये भारत की फॉरेन पॉलिसी इज अ जोक, उन्होंने एक बार कहा था। अब कांग्रेस पार्टी में जो लोग फॉरेन पॉलिसी समझते हैं, जो इन जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, उनमें से कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं आनंद शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया साउथ में, ये वेस्ट एशिया के हालात पर, और उसमें उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मच्योर हैंडलिंग कर रहा है, स्किल्ड एंड मच्योर हैंडलिंग की है भारत की डिप्लोमेसी ने, और ये जो पोटेंशियल माइनफील्ड्स हैं इससे भारत बड़े अच्छे तरीके से बचा है। ये तो क्लियर एंडोर्समेंट है। इंडियन डिप्लोमेटिक हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस हैज बीन मैच्योर एंड स्किलफुल अवॉइडिंग पोटेंशियल माइनफील्ड। और राहुल जी चाह रहे थे कि तुम माइनफील्ड पर पैर रखो। आनंद शर्मा जी कह रहे बहुत बढ़िया काम हुआ। अब आनंद शर्मा जी हो सकता है थोड़ा साइड लाइन हो, कमलनाथ जी तो मुख्यमंत्री रहे हुए। नहीं, देखिए साइड लाइन भले ही हो, लेकिन कुल मिलाकर के आनंद शर्मा की विदेश नीति की समझ पे आप सवाल नहीं उठा सकते। और कमलनाथ जैसा आप कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जमीन पे क्या हालात हैं उनको बेहतर मालूम है, बजाय राहुल गांधी के जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो शायद पहले भी चर्चा हुई है कि राहुल गांधी को बोलने से पहले कुछ मसलों पर अपनी पार्टी के अंदर जो जानकार लोग हैं या उन मसलों की बेहतर समझ रखते हैं, उनसे ही राय ले लें। अब बात करते हैं, जो विदेश नीति की बात हो रही है, अक्सर आलोचना होती है कि भारत की तो निर्गुट आंदोलन के नेता के तौर पर छवि रही है, हमको किसी साइड भी नहीं लेना चाहिए। इस पूरे जंग में अगर आप देखें, कोई ये नहीं कह सकता कि भारत ने किसी की साइड ली है। और सबसे बड़ी शिकायत अगर हमसे किसी को है, वो यही है कि हम किसी के साथ खड़े नहीं हैं। हम अपनी जो विरासत है तटस्थता की, उसके साथ खड़े हैं या अपने हितों के साथ खड़े हुए हैं जी। यही तो आरोप है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर नीति, जबकि वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, और एक टाइम पर बाइपोलर होता था, फिर यूनिपोलर हुआ, मल्टीपोलर बनने की तरफ हम हैं। इससे पहले मनीष तिवारी बोल चुके हैं फॉरेन की भारत जो कर रहा है ठीक कर रहा है। शशि थरूर खुलकर कह रहे हैं कि ये आरोप गलत है। कुल मिलाकर के कुछ चीजों को, सर मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर के ये है कि ये नेता जो हैं, अब आनंद शर्मा जैसे हैं, आनंद शर्मा जी ने युद्ध के 32वें दिन सोशल मीडिया पर जाकर के 7-8 पोस्ट किए, उसमें से एक ये पोस्ट था। पर्पस बिल्कुल क्लियर था कि ये मुझे बताना कि भारत सरकार ठीक कर रही है। ये नेता अब क्यों आ रहे हैं सामने? नहीं, देखिए क्यों आ रहे हैं, इससे पहले अगर आप याद करें तो शशि थरूर 1-2 बार तारीफ कर चुके हैं मोदी की विदेश नीति की,
और भी लोगों ने जो कांग्रेसी रुझान के माने जाते हैं उन्होंने भी कहा है कि जो वर्तमान हालात हैं उसमें इससे बेहतर विदेश नीति नहीं हो सकती कि वेट एंड वॉच, अपने इंटरेस्ट को गार्ड करो आप। तो कुल मिलाकर के ये नेता जो आ रहा है आप उसका एक राजनीतिक अर्थ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज में राजनीति नहीं देखनी चाहिए। आनंद शर्मा हिमाचल से आते हैं, वहां कोई चुनाव नहीं है। मनीष तिवारी राज्यसभा का था ना, क्योंकि राज्यसभा इस बार 2026 में भेजने का था, भेजा नहीं उनको। इस बात से अनुराग शर्मा को इन भेजा। लोगों राहुल जी को इनसे मतलब जानकार लोगों से, ये लोग आनंद शर्मा, कमलनाथ जी, मनीष तिवारी और भी जो लोग हैं, ये राहुल जी से क्यों नहीं पूछते हैं बात करने कहने से पहले लीडर कौन है? ठीक बात है। तो ये इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कांग्रेस ये लोग क्यों अपना दिमाग लगा अपना दिमाग लगा। जो राहुल जी लीडर है तो बात करने से पहले या बयान देने से पहले राहुल जी से पूछना चाहिए ना कि भाई क्या इस पर राय। आनंद जी तो खुलकर कह रहे हैं। जी ऐसा क्यों करते हैं मैं नहीं जानता हूँ। अब तक कह रहे हैं कि राहुल जी से बात करनी चाहिए थी। राहुल जी बात करने के लिए उपलब्ध हों तब ना। ये तो बहुत मतलब ओपन सीक्रेट अब तो हो गया है कि कोई बड़ा से बड़ा नेता चाहे बात करना तो राहुल जी से बात नहीं हो पाती है। शशि थरूर से लेकर आनंद शर्मा तक का यही कष्ट है। अब कमलनाथ को तो हेलो कमल पहले कहते थे, अब आजकल हाय कमल करते हैं कि नहीं करते हैं ये भी नहीं पता है। मूल मसला दूसरा है। देखिए जमीन पर जो लोग हैं ये भले साइड लाइन हुए, लेकिन ये जमीन पर जब देख रहे हैं उनको दिख रहा है। अच्छा ये सब जानते हैं कि भाई एलपीजी अगर आनी कम हो गई तो सप्लाई में दिक्कत है, लेकिन जैसे क्रिएट किया जा रहा है क्या उतनी दिक्कत है? उतनी दिक्कत नहीं है। उस बात को कमलनाथ ने साफ साफ कह दिया। और आनंद शर्मा ने पॉइंट वाइज 11 पॉइंट में पूरी विदेश नीति पर टिप्पणी की है। और राहुल गांधी क्या कहते हैं? वो फोन आएगा और ट्रंप बोलेगा कि मोदी कूदो कि तो कहेंगे कितना ऊंचा जंप करना है। तो आप इसे समझ लीजिए कि किसको किससे बात करनी चाहिए, मतलब किसको किससे बात करनी चाहिए। अब राहुल जी से अगर आनंद शर्मा बात करेंगे तो वो विदेश नीति थोड़ी ना बताओ, कहेंगे ऊंचा कूदो। तो अब आनंद जी बेचारे क्यों इस उम्र में कूदने का, या कमलनाथ जी काम करेंगे? अब असल प्रॉब्लम वैसे यही हो गई है कि अब राहुल गांधी के कहने पर कुछ नेताओं ने कूदना बंद कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है ये है। वही लोग बोल पा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि भाई उनको क्यों नहीं, वो क्यों नहीं पूछते? अच्छा एक आदमी, एक व्यक्ति और है, उनकी भी राजनीति भी कल थोड़ी सी कुर्सी हिली, राघव चड्ढा की। तो राघव चड्ढा जी वाला मामला भी इंटरेस्टिंग हो गया। इनको राज्यसभा में पार्टी ने डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया था। इनकी जगह पर अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बना दिया गया था। क्लियर था कि इनसे पार्टी नाराज है। अब इनका एक रिएक्शन सामने आया है। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं, आम आदमी को मेरा संदेश। और उन्होंने फिर इसके नीचे जो है अपने वो सारे जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोली मुद्दे उठाए, वो मुद्दे भी उन्होंने उसमें रखे हैं, कुछ बोले भी हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं, और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि लंबा बयान है, समय कम था, बस मैं अब इतना ही बता देते ना राघव चड्ढा जी कि मैं कौन सी पार्टी में और कब ज्वाइन कर रहा हूं। इसके बाद और कुछ रह नहीं गया। जो बातें उन्होंने कह दी हैं उतनी भर बात है, वो समीर जी बता देंगे शायद। अब इसके बाद क्या बचा? जा रहे हैं ना, छोड़ दे पार्टी। निश्चित रूप से उनका स्पष्ट बहुत है और बहुत मतलब उन्होंने अच्छी भाषा में उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहीं भी मतलब पार्टी के खिलाफ कोई अपशब्दों का इस्तेमाल या अरविंद केजरीवाल पर हमला या पार्टी के किसी नेता ने पे कहा। लेकिन आप देखिए जो आम आदमी पार्टी आम आदमी की बात करने के लिए बनी थी, उसी का एक सांसद जब आम आदमी से जुड़े मुद्दे लोकसभा में राज्यसभा में उठाता है तो किस तरीके से बैन किया जाता है? लंबी चली जाएगी। मुझे तो ये बताइए इनके ऑप्शंस क्या हैं? कांग्रेस भी ऑप्शन है या बीजेपी है? नहीं, कांग्रेस तो किसी भी स्थिति में नहीं रहेगा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी ऑप्शन रहेगा। और पंजाब के चुनाव के हिसाब से सर, पंजाब के चुनाव आ रहे हैं। पंजाब में बहुत काम किया था आम आदमी पार्टी के लिए राघव चड्ढा ने। एक वक्त तो ये कहते थे कि यही बिल्कुल, और बहुत अच्छा इनका स्ट्रांग हो रहा है। वक्त देखिए राजनीति में कि राघव चड्ढा जिस पार्टी में ये तय करते थे कि कौन क्या बोलेगा, आज वो पार्टी उनको चुप कर रही है और लेटर लिख कर टिकट पंजाब उसमें। बस अब ये देखना सर कि परिणीति चोपड़ा चुनाव लड़ती है, राघव चड्ढा लड़ते हैं। 100% चुनाव लड़ेंगे पार्टी से। एक टाइम में राघव चड्ढा को पंजाब में सुपर सीएम कहा जाता था। यह कहा जा रहा था कि सीएम बदला जाएगा।
आज अगर उनकी ये स्थिति है तो देखिए, एक पहलू तो अभी समीर जी ने कहा, आपने भी कहा कि आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाए, लेकिन जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, उन्होंने काफी, लेकिन जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं तो पार्टी की लाइन के जुड़े मुद्दे भी आपको उठाने बात नहीं करते थे ये। हाँ, तो अगर आपको राज्यसभा में भेजा है आम आदमी पार्टी ने तो अपने मुद्दे उठाने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, मतलब असर पड़ेगा क्या? सर नहीं रहेंगे ना, बिल्कुल रहेंगे, सांसद रहेंगे, स्वाति मालीवाल जैसा, बिल्कुल रहेंगे सांसद। नहीं सर, दूसरा मेरा ये कहना है, मतलब पार्टी, सर एक लाइन जोड़ दूं, अरविंद केजरीवाल को आम जनता से बात करने वाले सांसद नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल को भगवंत मान चाहिए कि केजरीवाल कहे कि गुजरात जाना है तो वो अपना चार्टर्ड प्लेन लेकर आ जाए, पंजाब को छोड़कर अरविंद केजरीवाल का तामझाम लेकर जाए, यही हो रहा है। जिसको मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी वो खिलाफ बोलेगा, इनको मिल गई होती है, ये बोलते हैं। लेकिन एक ही बात, जब राघव चड्ढा को सब कुछ मिला था तब तो यही आता था ना कि अरविंद जी और उनकी पत्नी सुनीता जी इनको स्नेह करते हैं, स्नेह की राजनीति पर ये यहाँ पहुंच गए, स्नेह की राजनीति पर ये चंडीगढ़ बैठते थे और जिस कोठी से बैठते थे वहीं से पंजाब चलता था, तो फिर उससे ऊपर स्नेह मिल गया। बीजेपी में जा रहे हैं, नहीं और कोई रास्ता नहीं है, अभी बीजेपी भी इनको कैसे लेगी ये भी देखो। बहुत अच्छे नेता जाना चाहिए सर, बढ़िया।